कश्मीर के पुलवामा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कार में लगे आईईडी को डिफ्यूज करके सुरक्षा बलों ने धमाके की बड़ी साजिश को टाल दिया। आपको बता दें कि सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट ऑपरेशन ने इस आईईडी को डिफ्यूज किया, धमाके को रोक दिया गया है। लेकिन कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या फिर से पुलवामा में सुरक्षा बलों के खिलाफ साजिश रची जा रही थी। विस्फोटकों से लदी कार पर टू व्हीलर की नंबर प्लेट लगी हुई थी, तो क्या ऐसे में पुलवामा पार्ट 2 की योजना आतंकियों की थी। फिलहाल धमाके की साजिश में सेंध लगा दी गई है, लेकिन तय तक पहुंचना अब भी बाकी है। आईडी फिट की गई थी। कार के बारे में 5 दिन पहले पुलिस को जानकारी मिली थी। पुलवामा के राजपुरा में सुरक्षा बलों ने इसे ढूंढ निकाला और साथ ही सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की साझा कार्रवाई थी। बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। उसके बाद जहां पर यह कार खड़ी थी उसके आसपास के इलाके को खाली कराकर बम को उड़ाया गया, जिसमें कार के शीशे डैमेज हो गए। कार को भी काफी नुकसान पहुंचा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह कि क्या पुलवामा जैसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की यहां पर तैयारी थी, इस पर अब जांच जारी है। 4 तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से इस सैंट्रो कार का इस्तेमाल आईडी को कैरी करने के लिए किया गया। धमाके से कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। हालांकि जान माल का नुकसान कम ही बताया जा रहा है, क्योंकि पहले से सभी एहतियातन इंतजाम कर लिए गए थे। सेना की ओर से ये ऑपरेशन किया गया। ग्राफिक्स के जरिए दरअसल आपको समझा देते हैं। पुलिस ने इस कार को रोकने की कोशिश की। सेना ने यह कहा कि आप यहां पर रुकिए, चेकिंग करवाइए, लेकिन कार लगातार आगे बढ़ती रही। आगे जाकर चेक पॉइंट पे कार को रोका गया। उसके बाद वहां से ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। हालांकि इस कार में जो नंबर प्लेट है वो टू व्हीलर की बताई जा रही है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए रिपोर्ट। जिले के आयनगुंड गांव में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। आज सवेरे यहां पर बारूद से भरी एक कार को लाया गया था और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन पुलिस को समय रहते खबर मिली और एंटी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड घटनास्थल पर भेजा गया और गाड़ी को विस्फोट के साथ तबाह किया गया। पुलिस का कहना है कि उनके पास खबर मिली थी कि आतंकियों की तरफ से एक साजिश रची जा रही है, जिसमें पुलवामा 2 के तहत जिस अंदाज से सीआरपीएफ पर हमला हुआ था, उसी तरह सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश थी। लेकिन उनके पास खबर मिली, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। एंटी बॉम्ब स्क्वाड जो सुरक्षा बलों का है वो घटनास्थल पर पहुंचा और विस्फोटक को बर्बाद कर दिया, जिसमें वो गाड़ी भी तबाह हो गई। ब्लास्ट और आईडी की शिद्दत इस हद तक थी कि जो ये ब्लास्ट था, इसकी आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी गई और इस ब्लास्ट में गाड़ी के साथ साथ कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी राहत की बात यही है कि इस ब्लास्ट को इस्तेमाल करने से पहले ही गाड़ी समेत ब्लास्ट को पुलिस ने डिफ्यूज करके तबाह कर दिया। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो एक बड़ी और अहम कामयाबी मानी जा रही है सेना और सीआरपीएफ और साथ ही पुलिस की। कुछ देर पहले हमने जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से बात की। क्या कुछ कहना था उनका इस हमले को की नाकामयाबी को लेकर, किस तरीके से इसे नाकाम किया गया, उसके बारे में क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। रात बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सेंट्रो कार, जिसमें आईडी तैयार होकर के रखी हुई है, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। हमने देर रात से सब जगह पे सब सड़कों को कवर किया, सब रास्तों को कवर किया और रात को 11-12 बजे के बीच में एक सेंट्रो कार मिली, जिसको रुकने का इशारा किया गया, मगर ये कार रुकी नहीं। हमारे लोग क्योंकि आईडी की वजह से सड़क से थोड़ा फासले पर तैनात थे और बिल्कुल करीब उसमें नहीं थे, जब इशारा किया नहीं रुकी, उन्होंने कुछ राउंड गाड़ी की तरफ फायर किए, मगर फिर भी गाड़ी चलती रही और कुछ फासले पर जाकर के गाड़ी को छोड़ दिया गया, अबंडन कर दिया गया। उसके बाद कार के जब करीब पहुंचे तो ड्राइवर तब तक अंधेरे में भाग चुका था, मगर गाड़ी के अंदर जब देखा गया तो उसमें बहुत बड़ा ड्रम एक भर करके एक्सप्लोजिव का लगा हुआ दिखाई दे रहा था और भी उसमें कुछ अच्छी तरह का चेकिंग करते थे। कल की रात बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली, पुलवामा पुलिस को, कि एक ऐसा
कार जो पुलवामा में इस्तेमाल किया था, व्हाइट सेंट्रो कार, जिसमें आईडी तैयार होकर के रखी हुई है, इसको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। हमने देर रात से सब जगह पे सब सड़कों को कवर किया, सब रास्तों को कवर किया और रात को 11-12 बजे के बीच में एक सेंट्रो कार मिली जिसको रुकने का इशारा किया गया, मगर ये कार रुकी नहीं। हमारे लोग क्योंकि आईडी की वजह से सड़क से थोड़ा फासले पर तैनात थे और बिल्कुल करीब उसमें नहीं थे, जब इशारा किया नहीं रुकी, उन्होंने कुछ राउंड गाड़ी की तरफ फायर किए, मगर फिर भी गाड़ी चलती रही और कुछ फासले पर जाकर के गाड़ी को छोड़ दिया गया, अबंडन कर दिया गया। उसके बाद कार के जब करीब पहुंचे तो ड्राइवर तब तक अंधेरे में भाग चुका था, मगर गाड़ी के अंदर जब देखा गया तो उसमें बहुत बड़ा ड्रम एक भर करके एक्सप्लोजिव का लगा हुआ दिखाई दे रहा था और भी उसमें कुछ अच्छी तरह का। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से कार पर गोलियां भी बरसाई गई, उसके बावजूद ये कार नहीं रुकी। कार पर 2 व्हीलर का नंबर है और इसी कार में बड़ी मात्रा में विस्फोटक भरा हुआ था, आईडी ये बताया जा रहा है, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, कार में धमाका किया गया और आसपास के इलाके को भी एहतियातन खाली कराया गया। इसी ड्रम में विस्फोटक बताया जा रहा है और धमाके से इस कार को उड़ाया गया और दूर तक इसकी आवाज भी सुनी गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भारी मात्रा में इसमें आईडी लोड किया गया था। 2 व्हीलर का नंबर, फर्जी नंबर इस कार पर लगा हुआ था, सैंट्रो सफेद रंग की ये कार, और कार का ड्राइवर अब फरार बताया जा रहा है। तो देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और बीते 24 घंटे में 6,566 नए मामलों के साथ कुल तादाद अब 1,58,333 हो गई है। बीते 24 घंटे में 194 लोगों को ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। देश में अब तक कोरोना के एक्टिव केस 86,110 हैं, जबकि 67,692 लोग, अब तक कुल 4,531 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो कुल मामले यहां पर 56,948, ठीक हुए लोगों की संख्या 17,918, मौत का आंकड़ा यहां पर 1,897। दिल्ली राजधानी देश की, जहां पर इस वक्त कुल मामले 15,257, ठीक हुए मरीजों की संख्या 7,264, मौत का आंकड़ा 330। तो जमातियों पर चार्जशीट दाखिल करने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। आज तीसरा दिन है, 35 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं। आज लगातार तीसरे दिन साकेत कोर्ट में 12 और चार्जशीट दाखिल की जाएंगी। जमातियों पर कई तरह के कानून तोड़ने के संगीन आरोप लगे हैं। आज कुल मिलाकर 47 चार्जशीट दाखिल हो जाएंगी। आज 3 देशों के 536 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा रही है, जबकि बीते 2 दिन में 374 जमातियों पर चार्जशीट दायर की जा चुकी है। विदेशी जमातियों पर आपदा और महामारी के कानून तोड़ने के साथ साथ क्वारंटीन के नियम नहीं मानने के संगीन इल्जाम लगे हैं। क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट से पहले सभी विदेशी जमातियों से पूछताछ की थी। सबने एक ही बात कही थी कि 21 मार्च के बाद मौलाना साद ने ही उनको मरकज में रुकने के लिए कहा था। मरकज मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज 12 नए चार्जशीट दाखिल करेगी। ये नए चार्जशीट 536 विदेशियों के खिलाफ, जो कि मरकज में यहाँ पे आए हुए थे, जो 3 देशों के हैं, उनके खिलाफ दाखिल की जाएगी। इसके पहले दिल्ली पुलिस ने 2 दिनों में 35 चार्जशीट दाखिल की है। अब जो नए चार्जशीट जो आज दाखिल हो जाएंगे, इनको मिला के कुल 47 चार्जशीट दिल्ली पुलिस 3 दिनों में दाखिल करेगी। जो टोटल जो नंबर है विदेशियों की, उनकी संख्या 910 हो जाएगी और सारे जो 35 अलग अलग देशों के ये नागरिक हैं जिनके खिलाफ चार्जशीट दिल्ली पुलिस दाखिल कर रही है। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि इनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, उसमें जो सबसे गंभीर आरोप है ये है कि क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं करना, धारा 144 का उल्लंघन करना और जो कोरोना को लेकर के एपिडेमिक एक्ट बनाया गया था उसके नियमों को भी नहीं मानना। तो ये सारे जो आरोप है वो इन विदेशियों के खिलाफ लगाए गए हैं और 35 चार्जशीट पिछले 2 दिनों में दिल्ली पुलिस ने दाखिल कर दी है। 12 नए चार्जशीट आज दाखिल हो जाएंगे तो कुल चार्जशीटों की संख्या 47 हो जाएगी। इसके अलावा इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग पहलुओं पर, जिनमें जो फाइनेंशियल जो लेन देन थी उसकी भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच लगातार कर रही है कि जो लोग यहाँ पर आते थे वो किस तरीके से
पेमेंट देते थे, किस तरीके से लेन देन होता था। सवाल अब ये उठने लगा है कि लॉकडाउन 4 के बाद क्या होगा। 31 मई के बाद देश में क्या हालात होंगे और सरकार की क्या रणनीति इसे लेकर होनी चाहिए। लॉकडाउन 4 के खत्म होने के 3 दिन पहले आज कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ अहम चर्चा करेंगे। सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग की जाएगी। पहली बार सभी प्रभावित महानगरों के म्युनिसिपल कमिश्नर भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बैठक में ये चर्चा की जा सकती है 31 मई के बाद कैसे हालात संभाले जाएंगे और छूट से लेकर सख्ती का क्या दायरा हो सकता है। कोरोना प्रभावित महानगरों के निगम आयुक्त भी बैठक में शामिल होंगे। 11:30 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और 31 मई के बाद की रणनीति क्या होगी, इसकी फाइन लाइन तैयार की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी राज्यों के मुख्य सचिव भी होंगे, म्युनिसिपल कमिश्नर भी शामिल होंगे और यह तय किया जाएगा कि दरअसल कहां पर छूट दी जाए और कहां पर नहीं। एक बार फिर से आपको राज्यों का आंकड़ा दिखा देते हैं। महाराष्ट्र इस वक्त चार्ट में सबसे ऊपर बना हुआ है। कुल मामले 56,948, ठीक हुए मरीजों की संख्या 17,918, जबकि मौत का आंकड़ा यहां पर 1,897 तक पहुंच गया है। अगर बात करें गुजरात की, कुल मामले 15,195, ठीक हुए मरीजों की संख्या 7,549, मौत का आंकड़ा 938। और जरा जानकारी के साथ हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, जो 11:30 बजे मीटिंग होने वाली है, इसमें लॉकडाउन पार्ट 4 के बाद की रणनीति तय होगी। किस तरीके से आज यहाँ अलग अलग शहरों के या फिर अलग अलग राज्यों के कहें कि म्युनिसिपल कमिश्नर, तमाम आला अधिकारी जुड़ने वाले हैं और मंथन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले जो कैबिनेट सचिव हैं वो सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करते रहे हैं, लेकिन पहली बार सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे और साथ ही साथ प्रमुख महानगरों की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके जो कमिश्नर हैं वो भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और उनसे रणनीति तय की जाएगी। ये 11 शहर है, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे और चेन्नई, ये वो शहर हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के संक्रमित केसेस निकल कर आ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि लगभग 65% जो है इन 11 शहरों से निकल के देश के अंदर जो है कोविड के संक्रमित लोगों की है। इसको लेकर ज्यादा चिंता रहेगी। लॉकडाउन 5 के लिए किस तरीके की आगे की रणनीति रहे और इन 11 शहरों में सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि अगर इन 11 शहरों के अंदर कंट्रोल किया जाए तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि संक्रमण को फैलने से बहुत ज्यादा एक लॉकडाउन गर्मी का भी है जिसने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। उत्तर भारत में ऐसी गर्मी पड़ रही है कि लोग लॉकडाउन में मिली छूट के बावजूद भी दोपहर में घर से निकलने से पहले 100 बार सोचने को मजबूर हो रहे हैं। गर्मी का रौद्र रूप पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। दिल्ली में 2 दिन से तापमान 45 डिग्री से नीचे आया ही नहीं। बुधवार को भी पालम में अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से कहीं ज्यादा है। इस बार मई में ही गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। गर्मी इतनी बेतहाशा पड़ रही है, कोई लोग भी घर से नहीं निकल रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में आसमान से आग बरस रही है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में तापमान की तपिश बर्दाश्त से बाहर हो रही है। चूरू में पारा 49 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। बीकानेर और गंगानगर में भी तापमान 48 डिग्री तक जा पहुंचा। जैसलमेर और बाड़मेर भी इस गर्मी से झुलस रहे हैं। धौलपुर में 3 दिन से पारा 47 डिग्री से नीचे नहीं आया है। बूंदी में भी गर्मी गदर मचा रही है। यूपी के शहरों का भी कमोबेश यही हाल है। बुधवार को बांदा में अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री और झांसी में 46.7 डिग्री दर्ज किया गया। वाराणसी और कानपुर में भी गर्मी 45 डिग्री के पार जा पहुंची। इसके अलावा पंजाब के बठिंडा में पारा 47 डिग्री के पार जा पहुंचा है। हरियाणा के नरनौल में बुधवार को अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल, रांची, पटना, भुवनेश्वर सभी शहर कोरोना के साथ साथ गर्मी की भी मार झेल रही हैं। हालांकि राहत की खबर यह है कि इस भीषण गर्मी से आपको ब्रेक मिलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज रात से मौसम करवट लेगा। बारिश के साथ तेज हवाएं चलेंगी। उत्तर भारत को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।
30 मई तक मौसम। एक बार फिर पुलवामा से जुड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर बड़ी मात्रा में आईडी को डिफ्यूज किया गया। तस्वीरें देखिए, धुएं का गुबार उस जगह से उठता हुआ जहां पर यह आईडी जो कि सैंट्रो गाड़ी में रखा गया था उसे डिफ्यूज किया गया। दरअसल धमाके से इस गाड़ी को उड़ाया गया, जिसकी वजह से कार का भी काफी हिस्सा डैमेज हुआ है। लेकिन ऊपर से ली गई इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि धमाका कितना ज्यादा भीषण था। काफी देर तक ये सफेद धुएं का गुबार आसमान में देखा गया। बहुत दूर तक इस धमाके की आवाज भी सुनी गई। एहतियातन जो आसपास का रिहायशी इलाका था वहां से लोगों को दूर कर दिया गया था। जिस वक्त इस धमाके को अंजाम दिया गया उस वक्त सेना, पुलिस बल और सीआरपीएफ की टीम वहां पर मौजूद थी। बम निरोधक दस्ता वहां पर मौजूद था और एक लंबी प्रक्रिया के बाद इस कामयाबी को हासिल किया जा सका। कितना देर का रिकॉर्डिंग होता है इसके पास? तो आपने देखा किस तरीके से इस आईडी को डिफ्यूज किया गया। जोरदार धमाका और उसकी आवाज काफी किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सोचिए, अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। शुजा उल हक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, हमने देखा तस्वीरों में कि कितना भीषण ये धमाका था। अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो पुलवामा जैसी ही घटना एक बार हम फिर से देखते। जी बिल्कुल, ये साफ जाहिर है कि एक बहुत ही बड़ी साजिश दिख रही है। जिस हिसाब से एक्सप्लोसिव मटेरियल जो इसमें लदा हुआ था गाड़ी में, उससे साफ यही जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ी साजिश की है जिसको पहले ही रोका गया है। तो जैसे हम सुबह से ये बता रहे हैं कि पुलिस के सूत्र साफ साफ कह रहे हैं कि उनको 2-3 दिन से इस कार की और इस घटना के होने की आशंका थी, तभी लगातार नाके बिछाए गए थे। और कल रात को एक नाके पे एक गाड़ी इंटरसेप्ट हुई है। तो इन तस्वीरों में जिसे साफ दिख रहा है कि किस तरीके के इस पूरे ब्लास्ट को डिफ्यूज तरीके से, कंट्रोल तरीके से डिफ्यूज किया गया है और कई सारी जानें बची हैं, जैसा कि टॉप ऑफिशियल्स, पुलिस और बाकी सुरक्षा। मुंबई के एक होटल में रह रहे 28 डॉक्टर बाल बच गए। दरअसल करीब रात 9 बजे होटल में आग लग गई। रेस्क्यू के बाद डॉक्टर्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। मुंबई के मरीन लाइंस में रात को यूं बीच सड़क पर बदहवास खड़े इन लोगों के लिए ये किसी डरावने ख्वाब जैसा था। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये मुंबई के मरीन लाइंस का एक होटल है जो आग में जल रहा है। दरअसल रात के करीब 9 बजे होटल में आग लग गई थी। अचानक जब धुएं से घुटन हुई तो अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। शोरगुल सुनकर इनकी मदद के लिए तुरंत स्थानीय लोग पहुंचे और ज्यादातर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन चौथी मंजिल पर 3 से 4 डॉक्टर फंसे रह गए थे। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने क्रेन की मदद से उन डॉक्टरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। यहाँ के जो लोकल पीपल है वो दे गैदर्ड हियर और उन्होंने लोगों को बचाने की कोशिश की। दे कॉल्ड द फायर ब्रिगेड एंड दे केम एंड दे स्टार्टेड देयर वर्क। अराउंड हमारे 20 से 25 लोग रेस्क्यू हो गए थे, बट जो बचे हुए लोग थे 3-4 लोग जो अटक गए थे ऊपर के फ्लोर्स पे, जो नीचे नहीं आ पा रहे थे, उनको फायर ब्रिगेड ने बचाया। फायर ब्रिगेड के अधिकारी के मुताबिक होटल के अंदर की सीढ़ी में आग लगी थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी। साथ ही धुआं भी काफी हो रहा था। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने हालांकि समय रहते आग को काबू कर लिया। मुंबई के मरीन लाइन स्थित इस फॉर्च्यून होटल में जेजे अस्पताल के करीब 40 डॉक्टर रह रहे हैं। जिस वक्त आग लगी उस वक्त 12 डॉक्टर नाइट शिफ्ट के लिए अस्पताल गए थे। इस हादसे के बाद सभी डॉक्टरों को दूसरे होटल में शिफ्ट किया गया है। आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। 1 जून से लॉकडाउन 5 का स्वरूप क्या होगा, इस पर अभी फैसला होना बाकी है। लेकिन मंदिरों को खोलने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। शुरुआत कर्नाटक ने की है, जहां 1 जून से सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च खोल दिए जाएंगे। उसकी देखा देखी देश के दूसरे मंदिर भी अपना कपाट खोलना चाहते हैं। एक जून से लॉकडाउन का क्या होगा पता नहीं,
लेकिन कर्नाटक के सारे धर्मस्थल खुल जाएंगे। वहां के 52 मंदिरों में ऑनलाइन सेवा के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ। कर्नाटक की देखा देखी दूसरी जगहों पर भी मंदिरों को खोलने की मांग उठने लगी है। 1 जून को गंगा दशहरा है, तो उस दिन वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को खोलने की मांग उठने लगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से और मंदिर प्रशासन से यह अनुरोध करता हूं कि आप लोग जो है गंगा दशहरा के दिन, चूंकि उस दिन गंगा अवतरित हुई थी, उस दिन जो है मंदिर के कपाट खोल दे और उसको जो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्थिति है, चूंकि देवताओं को इस समय जो है देवता का पूजन आठ पाठ करने से ये जो है पूरा जो है जो ये चल रहा है संक्रमण काल, ये दूर हो जाएगा। देश के तमाम मंदिरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। पटना के महावीर मंदिर में पूजा पाठ तो चल रहा है, बस मंदिर के खोले जाने का इंतजार है। शिरडी साईं मंदिर के भी खुलने का इंतजार है। दिल्ली के बिरला मंदिर में भी उम्मीद है कि 1 जून से उसके कपाट खुल सकते हैं। दिल्ली में कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर भी 1 जून से खुल सकता है। हालांकि सारे मंदिर यही कह रहे हैं कि वो कोरोना से बचाव के सारे कायदे कानूनों का पालन करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मंदिरों की करोड़ों की कमाई पर रोक लग गई है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने में दिक्कत आने लगी, तो अब कर्नाटक सरकार की पहल पर दूसरे राज्यों में भी मंदिरों ने उम्मीदें बांध रखी है। आज तक ब्यूरो।